सोचो कि तुम एक शांत कमरे में बैठे हो और कोई बहुत ही साधारण आवाज में तुमसे कहता है कि तुम्हारा जन्म किसी योजना का हिस्सा नहीं था। न कोई डिजाइन, न कोई उद्देश्य, न कोई पहले से लिखा हुआ रोल, तुम बस लाखों सालों की घटनाओं का नतीजा हो। ऐसी घटनाएं जिनमें किसी को तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही वो विचार है जिसने दुनिया की नींव हिला दी थी। चार्ल्स डार्विन ने जब ये बात कही तब उसने कोई युद्ध नहीं छेड़ा था। उसने कोई धर्म तोड़ने की घोषणा नहीं की थी। उसने सिर्फ इतना किया कि उसने प्रकृति को वैसे देखा जैसे वो है, बिना कहानी बनाए, बिना भावना जोड़े। और इंसान को यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि इंसान कहानियों पर जीता है, प्रकृति तथ्यों पर। डार्विन से पहले दुनिया बहुत सहज थी। हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद था। अगर शेर ताकतवर है तो इसलिए क्योंकि उसे ऐसा बनाया गया है। अगर इंसान सोच सकता है तो इसलिए क्योंकि वो खास है। अगर कोई मर जाता है तो इसलिए क्योंकि उसकी किस्मत थी। कोई सवाल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। और जब सवाल नहीं होते तब दिमाग सो जाता है। डार्विन ने दिमाग को जगा दिया। उसने ये नोटिस किया कि प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है। पेड़ बदलते हैं, जानवर बदलते हैं, मौसम बदलता है, लेकिन इंसान ये मानकर बैठा था कि जीव नहीं बदलते। ये विरोधाभास था। और यही से विज्ञान शुरू होता है, जहां कहानी और हकीकत टकराते हैं। जब डार्विन समुद्र यात्रा पर निकला तब वो किसी क्रांति की तलाश में नहीं था। वो तो बस अलग अलग जीवों को देख रहा था, उनकी हड्डियों को, उनके दांतों को, उनकी त्वचा को। और उसे हर जगह एक ही पैटर्न दिखने लगा। फर्क, सूक्ष्म फर्क, लेकिन लगातार। एक ही प्रजाति के दो जीव पूरी तरह एक जैसे नहीं थे। कोई थोड़ा तेज था, कोई थोड़ा कमजोर, कोई ज्यादा गर्मी सह सकता था, कोई ठंड में मर जाता था। पहले ये फर्क महत्वहीन लगता था, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर ये फर्क बेकार है तो ये मिट क्यों नहीं जाता? यहीं पर इंसानी सोच टूटती है। डार्विन ने समझा कि प्रकृति फर्क को मिटाती नहीं है, प्रकृति फर्क को छांटती है। और ये छटाई किसी नैतिकता से नहीं चलती। यहां अच्छा या बुरा नहीं होता, यहां सिर्फ काम का और बेकार होता है। जो फर्क उस माहौल में काम आ गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं आया वो वहीं खत्म हो गया। कोई घोषणा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई न्याय नहीं, सिर्फ परिणाम। और यही वह बिंदु है जहां इंसान असहज हो जाता है, क्योंकि अब जीवन कोई नैतिक कहानी नहीं रहा। ये एक प्रक्रिया बन गया, ठंडी, शांत, बेरहम। डार्विन ने इसे कोई भारी नाम नहीं दिया था। उसने इसे बस प्राकृतिक चयन कहा। लेकिन यह शब्द जितना साधारण है, इसका असर उतना ही विस्फोटक है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ताकतवर जीव बचता है, ये भी नहीं कि सबसे चालाक जीव जीतता है। बचता वही है जो उस वक्त की परिस्थिति में सबसे बेहतर ढल जाता है। और परिस्थिति कभी स्थिर नहीं रहती। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है, और जो आज कमजोर है वो कल ताकत बन सकता है। यह विचार सत्ता को पसंद नहीं आता, क्योंकि सत्ता स्थिरता चाहती है, प्रकृति नहीं। अब यहां एक और झटका आता है। यह नियम इंसान पर भी लागू होता है। इंसान कोई अपवाद नहीं है, वह भी इसी प्रक्रिया से गुजरा है। फर्क बस इतना है कि इंसान ने खुद को कहानी सुना दी कि वो अलग है। डार्विन ने ये कहानी तोड़ दी। उसने कहा कि इंसान और जानवरों में फर्क मात्रा का है, प्रकार का नहीं। सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, ये सब भी धीरे धीरे विकसित हुआ, किसी एक दिन अचानक नहीं आया। ये बात सुनकर लोगों को ऐसा लगा जैसे उनसे उनका सिंहासन छीन लिया गया हो, क्योंकि अब इंसान सृष्टि का राजा नहीं रहा, वो भी एक खिलाड़ी बन गया, नियमों के अधीन। और यही वो पल था जहां द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज सिर्फ किताब नहीं रही, ये एक खतरा बन गई। लोगों ने इसे नास्तिकता कहा, लोगों ने इसे अपमान कहा, लेकिन असल में ये विनम्रता का पाठ था। यह कह रहा था कि तुम उतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। जब डार्विन ने प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझा, उसने देखा कि यह सिर्फ बड़े जीवों का खेल नहीं है। ये हर जगह होता है। हर छोटे जीव, हर पेड़, हर कीट और हर पौधा इसके अधीन है। उदाहरण के तौर पर उसने देखा कि कुछ चिड़ियों की चोंच केवल खाने के लिए थोड़ी अलग थी, कुछ लंबी, कुछ मोटी। ये फर्क शुरू में मामूली था, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वही फर्क उनके जीवन का फैसला कर देता। जो चोंच का आकार उस वातावरण में काम आया वही जीव बचा, और जो नहीं आया वो मिट गया। यही नियम इंसान के पूर्वजों पर भी लागू हुआ, यही नियम आज भी लागू है।
यह सोचने में सरल लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि जीवन में स्थिरता सिर्फ एक भ्रम है। स्थिरता का विचार इंसान ने बनाया, प्रकृति ने नहीं। डार्विन ने अपने नोट्स में लिखा कि यह प्रक्रिया कहीं भी धीमी या तेज हो सकती है। कुछ जीव पीढ़ियों में बहुत बदलाव नहीं दिखाते, लेकिन कुछ सिर्फ एक छोटी सी घटना से पूरी तरह बदल जाते हैं। यह कोई योजना नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं है। ये बस जीवन की गणित है। जितना लंबा समय उतना अधिक बदलाव, जितना कठोर माहौल उतना अधिक चयन। फिर उसने देखा कि ये नियम केवल शारीरिक बदलाव तक सीमित नहीं है, यह व्यवहार में भी लागू होता है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो नए तरीके सीखने में माहिर हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पुरानी आदतों में अटके रहते हैं, और वही व्यवहार उनका बचाव या विनाश तय करता है। यह सोचने की प्रक्रिया इंसान के लिए भी सच है। हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी आदतें, हमारी रणनीति भी इसी चयन की प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं। यहां सबसे बड़ा झटका इंसान के लिए यह था कि अब कोई गारंटी नहीं थी, कोई नैतिक सुरक्षा नहीं थी, कोई नियति की राह नहीं थी। तुम जो भी बनो, ये सब सिर्फ परिणाम है। परिणाम हजारों साल की दुर्घटनाओं का, गलती का, जीत का और हार का। इंसान हमेशा अपने निर्णयों के परिणाम के अधीन था, और आज भी है। डार्विन ने यह भी दिखाया कि यह चयन कभी रुकता नहीं। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जो आज सही है वो कल बेकार हो सकता है। यह नियम केवल जीवन को टिकाए रखने के लिए काम करता है, न कि किसी को विशेष बनाने के लिए। इसलिए आज भी समाज में जो स्थिर दिखता है वो केवल अस्थिरता का झूठा आवरण है, और यही बात लोगों को डराती है। वो डर इस बात का है कि इंसान अब विशेष नहीं रहा। उसे अपनी सुरक्षा खुद बनानी है, उसे खुद सीखना है, खुद को ढालना है। और यही डार्विन का संदेश था। यह किताब किसी प्रेरणा पुस्तक की तरह नहीं थी। यह सिर्फ ईमानदार आईना थी, आईना जिसमें इंसान को अपने भ्रम नजर आते हैं। डार्विन ने समुद्री यात्रा के दौरान देखा कि अलग अलग द्वीपों पर एक ही प्रजाति अलग अलग रूपों में विकसित हुई थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ ट्रायल और एरर था। जो जीव पर्यावरण के अनुकूल ढल गया वो बचा, जो नहीं ढला वो मिट गया। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी हुई और होती रहती है। इसके साथ ही उसने देखा कि ये प्रक्रिया धीमी और लगातार होती है। कोई बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह छोटी छोटी घटनाओं का असर होता है, कभी मौसम का, कभी भोजन की कमी का, कभी किसी शिकारी का। हर छोटा बदलाव उस प्रजाति को नया रास्ता देता है। और यही सोच इंसान के लिए सबसे असहज है, क्योंकि इंसान स्थिरता का भ्रम चाहता है। इंसान चाहता है कि चीजें हमेशा वैसी ही रहें, लेकिन प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डार्विन ने ये बात कई उदाहरणों के जरिए साबित की। उसने पक्षियों, चिड़ियों, समुद्री जीवों और पौधों का अध्ययन किया। उसने देखा कि हर जीव में कुछ अंतर होता है। यह अंतर छोटा है, लेकिन समय के साथ बड़ा प्रभाव डालता है। यही प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया है। और अब हम इंसान की तरफ आते हैं। इंसान ने हमेशा सोचा कि वो नियमों से बाहर है, कि वो प्रकृति के खेल का हिस्सा नहीं है, लेकिन डार्विन ने इसे तोड़ दिया। उसने कहा कि इंसान भी इसी प्रक्रिया से बना है, और यही नियम आज भी हमारे ऊपर लागू है। हमारे समाज, हमारी सभ्यता, हमारी तकनीक, हमारी आदतें माइनस सब इसी नियम के अधीन हैं। जब आप ये समझते हैं तो दुनिया अलग दिखती है। आप किसी सफलता या असफलता को केवल अच्छाई या बुराई के रूप में नहीं देखते। आप इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें बदलाव, अनुकूलन और परिणाम शामिल हैं। डार्विन की सबसे बड़ी ईमानदारी ये थी कि उसने इंसान को झूठी तसल्ली नहीं दी। उसने कहा कि तुम खास नहीं हो, तुम सिर्फ जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा हो। और यही बात सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन ये इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि अब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें खुद को ढालना है, खुद को सीखना है, और यही जीवन की सच्चाई है। डार्विन की यात्रा का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा गैलापागोस द्वीप समूह था। यह छोटे छोटे द्वीपों का समूह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच फैला हुआ था। हर द्वीप पर रहने वाले जीव मुख्य भूमि से अलग थे। उदाहरण के लिए वहां की चिड़ियों की चोंच अलग अलग थी। कुछ चोंच लंबी और पतली थी, कुछ मोटी और मजबूत थी। यह फर्क इतना छोटा लगता था कि सामान्य नजर से कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये फर्क उनके खाने के तरीके को पूरी तरह बदल देता था। अगर चिड़िया की चोंच मोटी थी तो वो कठोर बीज तोड़ सकती थी। पतली चोंच वाली चिड़िया सिर्फ छोटे बीज या कीड़ों तक पहुंच पाती थी। धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चोंच वाले जीव बढ़ते गए। जो चोंच उस वातावरण के लिए उपयुक्त थी वो जीव बचा, जो नहीं थी वो धीरे धीरे गायब हो गया।
यही प्राकृतिक चयन का पहला साफ उदाहरण था। लेकिन डार्विन ने सिर्फ शरीर का बदलाव ही नहीं देखा, उसने व्यवहार में बदलाव भी नोट किया। कुछ चिड़ियों ने नई आदतें सीखीं, नई जगहों पर घोंसला बनाया, नए भोजन की खोज की। जो जल्दी सीख सकता था वो बच गया, जो पुरानी आदतों में अटका रहा वो धीरे धीरे मिट गया। ये दिखाता है कि प्राकृतिक चयन सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और व्यवहारिक भी होता है। अब सोचो, ये सिर्फ चिड़ियों की कहानी नहीं है, यह पूरी जीवन प्रक्रिया की कहानी है। इंसान भी यही नियम मानता है। अगर इंसान अपने माहौल के अनुसार ढल नहीं सकता तो वो पीछे छूट जाता है। समाज में जो लोग सीखने, अनुकूलन और बदलाव में जल्दी हैं वे आगे बढ़ते हैं, जो रुके रहते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। यही बात डार्विन ने दिखा दी। डार्विन ने यह भी देखा कि बदलाव हमेशा धीरे धीरे होते हैं, अचानक बड़ा बदलाव नहीं आता। ये छोटे छोटे घटनाओं का नतीजा है। कभी मौसम बदलता है, कभी भोजन की कमी होती है, कभी शिकारी की संख्या बढ़ जाती है। इन छोटी घटनाओं का असर पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है और यही धीरे धीरे जीवों के रूप और व्यवहार को बदल देता है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रजाति स्थायी नहीं है। आज जो जीव सबसे मजबूत लग रहा है वो कल कमजोर हो सकता है। आज जो इंसान सबसे बुद्धिमान लगता है वो कल पिछड़ सकता है। और यही विचार इंसान के अहंकार को सबसे ज्यादा चुनौती देता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि चीजें हमेशा वैसी ही रहें, लेकिन प्रकृति को स्थिरता की परवाह नहीं है। डार्विन ने अपने नोट्स में लिखा कि ये प्रक्रिया हर जगह काम करती है, जंगल में, समुद्र में, पहाड़ों में, इंसान के समाज में। उदाहरण के लिए उसने देखा कि समुद्री पक्षियों में जो लंबी दूरी तय कर सकते थे वे नई जगहों पर भोजन और घोंसले खोजने में सफल हुए। जो कम दूरी तय कर सकते थे वे पीछे रह गए। यही चयन का नियम है। डार्विन ने यह दिखाया कि चयन केवल शारीरिक ताकत पर नहीं होता, यह अनुकूलन क्षमता पर होता है। जो जीव नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सकता है वह बचता है, जो नहीं कर सकता वो मिट जाता है। यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। हमारी तकनीक, हमारी सोच, हमारी आदतें सब उसी प्राकृतिक चयन के अधीन हैं। और अब सबसे बड़ा झटका, यह नियम इंसान को खुद से ईमानदार होने के लिए मजबूर करता है। कोई गारंटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई नियति नहीं। तुम जो भी हो वो सब सिर्फ परिणाम है, परिणाम लाखों साल की घटनाओं का, सफलताओं और असफलताओं का। और यही सबसे डरावनी सच्चाई है। लेकिन इसमें शक्ति भी है, क्योंकि जब तुम इसे समझते हो तो जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में आती है। तुम खुद को ढाल सकते हो, तुम खुद को सुधार सकते हो, तुम खुद को अनुकूलित कर सकते हो। यह डरावनी सच्चाई अब ताकत बन जाती है। डार्विन ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक चयन कोई ईश्वरीय योजना नहीं है, ये कोई नैतिकता नहीं देता, ये सिर्फ काम करता है। जो काम करता है वो बचता है, जो नहीं करता वो मिट जाता है। यही जीवन की गणित है और यही नियम आज भी काम कर रहा है। अब ध्यान दो, जब तुम इस प्रक्रिया को समझते हो तो इतिहास अलग दिखता है। साम्राज्य गिरते हैं क्योंकि वे बदलाव से डरते हैं, प्रजातियां मिटती हैं क्योंकि वे अनुकूल नहीं होती, इंसान पीछे रह जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो नियमों से बाहर है। डार्विन ने किताब में ये सब स्पष्ट किया। उसने ये नहीं कहा कि इंसान बंदर है, उसने ये नहीं कहा कि इंसान ईश्वर से कम है, उसने सिर्फ कहा कि इंसान भी प्रकृति की प्रक्रिया का हिस्सा है। यही बात सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन यही असली सच्चाई है। जब डार्विन ने प्राकृतिक चयन के नियम को समझा, उसने देखा कि यह नियम केवल जीवों के शारीरिक रूप तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और व्यवहारिक क्षमता पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए उसने देखा कि कुछ जीव नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाते हैं, कुछ नई आदतें सीखते हैं, कुछ नई जगहों पर घोंसला बनाना सीख जाते हैं, और वही जीव बच जाते हैं। इंसान पर इसका असर बहुत बड़ा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी बुद्धि और समाज हमें नियमों से अलग बनाते हैं, लेकिन डार्विन ने दिखाया कि बुद्धि भी केवल एक उपकरण है। जो इंसान बदलती परिस्थितियों में अपने ज्ञान और क्षमता का उपयोग कर सकता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं कर सकता वो पीछे रह जाता है। यही नियम आज भी हमारे समाज और जीवन में काम कर रहा है। अब सोचो कि इतिहास में बड़े साम्राज्य क्यों गिरे? वे स्थिर रहने की कोशिश करते थे। वे सोचते थे कि जो आज सही है वही हमेशा सही रहेगा। लेकिन प्राकृतिक चयन ने उन्हें सिखाया कि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, जो अनुकूल नहीं होता वो गिर जाता है। यही नियम केवल जीवों के लिए नहीं, इंसानी समाज के लिए भी सच है। डार्विन ने उदाहरण दिए कि कैसे इंसान की आदतें और व्यवहार भी धीरे धीरे बदलते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ता है तो जो लोग उसे अपनाते हैं वे आगे बढ़ते हैं, जो पुराने तरीके पर अड़े रहते हैं वे पिछड़ जाते हैं।
यही प्राकृतिक चयन का नियम है। यह कठिन है लेकिन सत्य है। इस नियम को समझना इंसान के लिए डरावना हो सकता है, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं है, कोई नियति नहीं है, कोई तय पहचान नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो वह केवल परिणाम है, परिणाम लाखों सालों की घटनाओं का। और यही सबसे असहज सच्चाई है। लेकिन इसी असहज सच्चाई में शक्ति भी है, क्योंकि जब तुम इसे समझते हो तो तुम्हारे हाथ में नियंत्रण आता है। तुम खुद को बदल सकते हो, खुद को अनुकूलित कर सकते हो, खुद को सुधार सकते हो। यही सबसे बड़ा सबक है। डार्विन ने यह भी बताया कि प्राकृतिक चयन धीरे धीरे काम करता है। कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। यह छोटे छोटे कदमों, घटनाओं और निर्णयों का परिणाम है। यही इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख है। हर दिन के फैसले, हर आदत, हर सोच भविष्य को आकार देती है। अब उदाहरण लेते हैं आधुनिक समय से। तकनीक का विकास, व्यापार के तरीके, समाज की सोच, ये सब प्राकृतिक चयन के नियम का पालन करते हैं। जो लोग नए समय के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे सफल होते हैं। जो नहीं बदलते वे पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया लगातार बदल रही है। डार्विन की सबसे बड़ी ईमानदारी ये थी कि उसने इंसान को झूठी तसल्ली नहीं दी। उसने कहा कि तुम विशेष नहीं हो, तुम सिर्फ जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा हो। और यही बात डरावनी लगती है, क्योंकि ये अहंकार को तोड़ती है, लेकिन यही सीख इंसान को मजबूत बनाती है। इस प्रक्रिया में कोई नैतिकता नहीं है, कोई ईश्वरीय योजना नहीं है। ये सिर्फ काम करती है। जो अनुकूल होता है वो बचता है, जो नहीं होता वो मिट जाता है। यही जीवन का नियम है, और यही नियम आज भी लागू है। जब तुम इस नियम को समझते हो तो इतिहास और वर्तमान दोनों अलग दिखते हैं। तुम्हें यह समझ में आता है कि असफलता और सफलता केवल परिणाम है, कोई बुराई या अच्छाई नहीं है, केवल प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया का हिस्सा बनना ही जीवित रहने का तरीका है। डार्विन ने यह स्पष्ट किया कि प्राकृतिक चयन सिर्फ जीवों तक सीमित नहीं है। ये इंसानी समाज, तकनीक और व्यवहार में भी काम करता है। यह नियम निरंतर चलता है। स्थिरता केवल भ्रम है, जो स्थिर दिखता है वह केवल अस्थायी है। और यही वो सीख है जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बदलाव से डरना बेकार है, असफलता से डरना बेकार है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। जो खुद को अनुकूल कर लेता है वही आगे बढ़ता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। डार्विन ने यह साबित किया कि जीवन की कोई स्थिरता नहीं है। जो आज सुरक्षित है वो कल असुरक्षित हो सकता है। यही विचार इंसान के लिए सबसे डरावना है, क्योंकि हम हमेशा स्थिरता की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज, हमारी आदतें और हमारी पहचान हमेशा वैसी ही रहें। लेकिन प्राकृतिक चयन कहता है कि स्थिरता केवल भ्रम है। जो बदलता है वही बचता है। इंसानी विकास में यही नियम साफ दिखता है। जब मानव ने नए औजार बनाए, नए हथियार खोजे, नए गांव बसाए, वो केवल अपने माहौल के अनुसार ढल रहा था। जो जल्दी ढल गया वो आगे बढ़ा, जो नहीं ढला वो पीछे रह गया। यही नियम कृषि के आविष्कार में भी दिखता है। खेती के नए तरीके अपनाने वाले लोग बढ़े, और जो पुराने तरीके पर अड़े रहे उनका जीवन कठिन हुआ। यह नियम केवल शारीरिक या तकनीकी बदलाव तक सीमित नहीं है। ये सोच, संस्कृति और समाज के संगठन में भी लागू होता है। जो समाज खुद को अनुकूल बना सकता है वह जीवित रहता है, जो नहीं बना वो पीछे छूट जाता है। यही कारण है कि सभ्यताएं उठती हैं और गिरती हैं। यही कारण है कि कोई साम्राज्य आज मजबूत दिखता है और कल मिट सकता है। डार्विन ने यह भी दिखाया कि प्राकृतिक चयन धीरे धीरे काम करता है। कोई बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे अवसर और जोखिम, ये सब मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। यही इंसान के लिए सबसे बड़ी सीख है। हर दिन के फैसले, हर आदत, हर सोच भविष्य को आकार देती है। अब आधुनिक दुनिया में देखो, तकनीक के क्षेत्र में जो लोग नए विचारों और उपकरणों को जल्दी अपनाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। जो पुराने तरीकों पर अड़े रहते हैं वे पिछड़ जाते हैं। यही नियम व्यापार, विज्ञान, शिक्षा और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। डार्विन की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि इंसान विशेष नहीं है। इंसान सिर्फ जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सुनने में डरावना लग सकता है, क्योंकि ये अहंकार को तोड़ता है, लेकिन यही विचार इंसान को सशक्त बनाता है। जब आप समझते हैं कि आप स्थायी नहीं हैं, आप सीखने, बदलने और अनुकूलित होने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रक्रिया में कोई नैतिकता नहीं है, कोई ईश्वरीय योजना नहीं है। ये सिर्फ परिणाम देती है। जो अनुकूल होता है वो बचता है, जो नहीं होता वो मिट जाता है। यही जीवन का नियम है। यही नियम अब भी लागू है।
डार्विन ने यह भी देखा कि प्राकृतिक चयन केवल जीवों के लिए नहीं, इंसानी समाज के लिए भी सच है। जो व्यक्ति सीखने, अनुकूलन और बदलाव में माहिर है, वो आगे बढ़ता है। जो नहीं सीखता, जो बदलाव से डरता है, वो पीछे छूट जाता है। यही नियम आज भी हमारे समाज, तकनीक और जीवन में काम करता है। जब आप इस प्रक्रिया को समझते हैं तो दुनिया अलग दिखती है। आप असफलता और सफलता को केवल परिणाम के रूप में देखते हैं। कोई अच्छाई या बुराई नहीं, केवल प्रक्रिया है। यही सोच आपको डराती भी है और ताकत देती है। डार्विन की किताब सिर्फ जीवों का अध्ययन नहीं है, ये इंसानी सोच और समाज की भी कहानी है। यह दिखाती है कि समय के साथ बदलाव अनिवार्य है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं बदलता वह पिछड़ जाता है। और यही सबक हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बदलाव से डरना बेकार है, असफलता से डरना बेकार है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। जो खुद को अनुकूल कर लेता है वही आगे बढ़ता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझते हैं तब हमें एहसास होता है कि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते। यह केवल छोटे छोटे कदमों, निर्णयों और आदतों का नतीजा होता है। हर पीढ़ी अपने पिछले अनुभवों से सीखती है और खुद को अनुकूलित करती है। यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। सोचो कि इंसान की बुद्धि कैसे विकसित हुई। ये कोई अचानक बड़ा बदलाव नहीं था, ये धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ। छोटे छोटे निर्णय जैसे खाना इकट्ठा करना, नई जगह बसाना, शिकारी से बचना, नए औजार बनाना, ये सब मिलकर बुद्धि और व्यवहार को विकसित करते गए। जो जल्दी सीख सकते थे, जो परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल सकते थे, वे आगे बढ़े। जो नहीं कर पाए वे पीछे रह गए। इसी तरह समाज भी इसी नियम का पालन करता है। जो समाज अपने माहौल के अनुसार खुद को ढाल सकता है वो टिकता है, जो नहीं ढलता वो पिछड़ जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी क्षेत्र में नई तकनीक आती है तो जो लोग उसे जल्दी अपनाते हैं वे लाभ उठाते हैं। जो पुराने तरीके पर अड़े रहते हैं वे पिछड़ जाते हैं। यही प्राकृतिक चयन का नियम है। डार्विन ने यह भी देखा कि प्राकृतिक चयन केवल शारीरिक ताकत पर नहीं होता। मानसिक क्षमता, व्यवहार, सीखने की क्षमता, अनुकूलन की क्षमता, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इंसान की सफलता केवल शक्ति या आकार से नहीं मापी जा सकती। सफलता उस क्षमता से मापी जाती है कि तुम बदलती परिस्थितियों में कितनी जल्दी खुद को ढाल सकते हो। ये सोच इंसान के अहंकार को चुनौती देती है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी स्थिति स्थिर रहे, कि हमारी पहचान और हमारे अधिकार हमेशा वैसा ही रहे। लेकिन प्रकृति कहती है कि स्थिरता केवल भ्रम है। जो बदलता है वही बचता है, जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। डार्विन ने समुद्री यात्रा और द्वीपों के अध्ययन से ये भी साबित किया कि अलग अलग माहौल अलग अलग अनुकूलन उत्पन्न करते हैं। एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग जगहों पर अलग तरह से विकसित होते हैं। यह कोई योजना नहीं, कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ परिणाम है। और यही प्रक्रिया आज भी जारी है। अब आधुनिक समय में यह नियम और भी स्पष्ट दिखता है। टेक्नोलॉजी, विज्ञान, व्यापार, शिक्षा, हर जगह वही नियम लागू होता है। जो लोग बदलते समय के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वे सफल होते हैं, जो नहीं बदलते वे पिछड़ जाते हैं। यही प्राकृतिक चयन का मानव समाज में रूप है। डार्विन की सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि इंसान विशेष नहीं है, इंसान भी प्रकृति का हिस्सा है। ये सुनने में डरावना लगता है क्योंकि ये अहंकार को तोड़ता है, लेकिन यही विचार इंसान को मजबूत बनाता है। जब आप समझते हैं कि आप स्थायी नहीं हैं तो आप सीखने, बदलने और अनुकूलित होने के लिए प्रेरित होते हैं। और यही सबक जीवन में लागू होता है। बदलाव से डरना बेकार है, असफलता से डरना बेकार है। ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है। जो खुद को अनुकूल कर लेता है वही आगे बढ़ता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। डार्विन की किताब सिर्फ जीवों का अध्ययन नहीं है, यह इंसानी समाज और व्यवहार की भी कहानी है। ये दिखाती है कि समय के साथ बदलाव अनिवार्य है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं बदलता वो पिछड़ जाता है। तो दोस्तों, यही था चार्ल्स डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का वैज्ञानिक विचार। इस किताब का मकसद किसी विश्वास को तोड़ना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि प्रकृति कैसे काम करती है। डार्विन ने यह दिखाया कि जीवन स्थिर नहीं है, प्रजातियां समय के साथ बदलती हैं और ये बदलाव प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से होता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, प्रकृति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर बदलाव छोटे कारणों से शुरू होता है और लंबे समय में बड़ा रूप लेता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विज्ञान, इतिहास और वास्तविक तथ्यों पर आधारित ऐसे ही गहरे कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहें। वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग समझ सकें कि विकास वास्तव में कैसे होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।